नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी में। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपको स्टैटिक्स जीके की सीरीज, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने रचनात्मक शहर हैं? भारत में कितने रचनात्मक शहर हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी 7, डी 8। तो साथियों, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। भारत में रचनात्मक शहर 8 हैं। ऐसे रचनात्मक शहर जो किसी न किसी अपनी खूबी की वजह से काफ़ी प्रचलित हैं और जिनको रचनात्मक श्रेणी में रखा गया है। ये 8 शहर कौन से साथियों, देखते हैं। इसमें हैदराबाद है साथियों, मुंबई है, चेन्नई है, और साथियों इसमें जयपुर है, ग्वालियर है, और साथियों इसमें बनारस है। 1 2 3 4 5 6 साथियों ये शहर है, और इसमें एक केरल का शहर और है, कोझिकोड। और एक शहर इसमें साथियों श्रीनगर। श्रीनगर इधर दिख रहा, देखेंगे श्रीनगर। ये साथियों 8 शहर हैं जो रचनात्मक शहर की श्रेणी में आते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि कौन सा शहर रचनात्मक श्रेणी में शहर में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो साथियों ये 8 शहर हैं जो रचनात्मक शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरएसएस आपने सुना होगा साथियों, बीजेपी जो पार्टी वर्तमान में सत्ता में है कहा जाता है, इनका उदय आरएसएस से ही हुआ है। बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता भी आरएसएस से जुड़े हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहे हैं। तो क्वेश्चन है, आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साथियों इसका आंसर होगा नागपुर। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस की स्थापना कब हुई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। आरएसएस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे वो केशव बलिराम थे। केशव बलिराम इसके संस्थापक थे आरएसएस के। आरएसएस एक साथियों हिंदू संगठन है, और ये एक अर्धसैनिक संगठन है। और आरएसएस जो है, इसमें काफ़ी ऐसा सुनने में आया है जैसे इसमें हिंदुत्ववादी नेता हुए भी हैं और आगे भी होंगे। और इसके वर्तमान जो अगर पूछा जाए, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष आरएसएस के हैं मोहन भागवत वर्तमान में इसके संघ के अध्यक्ष हैं आरएसएस के। और बीजेपी के बड़े से बड़े नेता इससे जुड़े हुए हैं और इसी से निकले हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर है नागपुर। और नागपुर के बारे में तो आपको पता होगा, वही नागपुर जो संतरों के लिए काफ़ी फेमस है, संतरा नगरी भी इसे कहते हैं नागपुर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें पूछा जा सकता है। इस टाइप से पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में फील्ड हॉकी को कब शामिल किया गया था। फील्ड हॉकी की बात करें तो साथियों अपने देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, अर्थात फील्ड हॉकी। और साथियों जैसे पाकिस्तान देश है, इसका भी जो राष्ट्रीय खेल है वो फील्ड हॉकी ही है। ठीक है, तो फील्ड हॉकी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है ओलंपिक खेलों में फील्ड हॉकी को कब शामिल किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके 1900, 1910, 1920, 1928। तो साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 1900।
फील्ड हॉकी की बात करें तो फील्ड हॉकी को सन 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से एक टीम के रूप में इसको 1900 में नहीं, पूर्ण रूप से एक टीम के रूप में इसको, टीम के रूप में अगर हम बात करें तो इसको टीम के रूप में ओलंपिक में 1920 में शामिल किया गया था। वो क्वेश्चन किस लेवल से पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है फील्ड हॉकी को कब शामिल किया गया तो आंसर बताएंगे सन 1900। अगर आपसे पूछ रहा है टीम के रूप में कब शामिल किया गया तो 1920 में। हॉकी से क्वेश्चन है तो साथियों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ भारत ने ओलंपिक में हॉकी में पहला गोल्ड मेडल कब जीता, या कोई भी मेडल कब जीता। तो बात करते हैं भारत की, तो भारत ने ओलंपिक में अपना पहला मेडल सन 1928 को जीता, और वो भी गोल्ड मेडल जीता। 1928 में, और 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 मेडल, गोल्ड मेडल जीते इंडिया ने। 1928 में पहला जीता, और लगातार 1928 से लेकर 1956 तक 6 गोल्ड मेडल जीते। 6 गोल्ड मेडल जीते इंडिया ने लगातार, एक तरफा। यहाँ पर काफ़ी इंडिया टीम, अपनी हॉकी टीम जो थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती रही और किसी भी टीम को आगे नहीं निकलने दिया ओलंपिक में। उसके बाद भी मेडल जीते, और 1928 पे आपने देखा होगा जो पहला गोल्ड मेडल जीता गया, उस पर अभी एक मूवी भी बनाई गई है गोल्ड नाम से, अक्षय कुमार की, आपने देखा होगा। उसमें किस तरह से मतलब अपने यहाँ देश के खिलाड़ियों का संघर्ष दिखाया गया है कि मतलब कैसे क्या क्या दिक्कतें आई, और उसके बाद भी हम लोगों ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाए। ठीक है साथियों, अगर हम हॉकी की बात कर रहे हैं तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि हॉकी जो टीम होती है, वो हॉकी की जो खेल है, हॉकी जो टीम है, उसमें जो बॉल होती है साथियों, आपने देखा होगा जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल जैसी होती है। कभी कभी पूछ देते हैं हॉकी की जो गेंद होती है, बॉल होती है, उसका वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो साथियों ध्यान देंगे, जो हॉकी में जो गेंद इस्तेमाल की जाती है उसका वजन होता है 153 से 163 ग्राम के बीच। 153 से 163 ग्राम के बीच साथियों हॉकी के गेंद का वजन होता है। हॉकी लगभग, जो हॉकी की गेंद का वजन होता है लगभग वही वजन क्रिकेट की गेंद का भी होता है। यानी कि कहीं कहीं फिक्स लिखा होता है कि अगर आपसे पूछे क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन साथियों वही 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच ही होता है। जो क्रिकेट टीम में जो गेंद इस्तेमाल की जाती है उसका वजन साथियों। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं हॉकी से, तो हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऐसे आपसे पूछ सकता है, IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है साथियों। हेड क्वार्टर तो साथियों बताएंगे इसका हेड क्वार्टर है लुसाने में इसका हेड क्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का। लुसाने की बात करें तो यहीं पर साथियों IOC का भी हेड क्वार्टर है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी यहाँ पर हेड क्वार्टर है लुसाने में। ठीक है साथियों, हॉकी की बात कर रहे हैं तो ऐसे इस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। हॉकी से ऐसे भी पूछा गया कि हॉकी का जो मैदान होता है उस मैदान में एक गोल पोस्ट होता है जहाँ से हॉकी के खिलाड़ी गोल करते हैं। तो क्वेश्चन एक पूछा गया है, इसमें इधर लिखे दे रहे हैं साथियों, दिख रहा होगा आपको कि हॉकी में जो गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट इसकी चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई पूछ सकता है। हॉकी में साथियों, एक मिनट, हॉकी में गोल पोस्ट की आपसे पूछ सकता है भाई चौड़ाई कितनी होती है, या पूछ सकता है हॉकी में जो गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई। ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं आपके, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, UPSI है, अभी हाल ही में जो फॉर्म पड़े हैं आपके RPF वाले, RPF में जो फॉर्म पड़े हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई। तो साथियों देखते हैं, इसकी गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 12 फीट।
और इसकी ऊंचाई होती है 7 फीट। कभी कभी पूछ देता है कि बताएं फीट में ना देके कहीं मीटर में लिखा हो, तो ये 12 फीट को हम बोल सकते हैं 3.66 मीटर में, ऐसे दे सकता ऑप्शन। 7 फीट को हम देख सकते हैं 2.14 मीटर। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर टिक करेंगे। फीट में दे रहा फीट में लगा लेंगे, अगर आपको मीटर में दे रहा तो मीटर में लगा देंगे। ठीक है साथियों, हॉकी से यही पूछ सकते हैं, हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, अपना राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1950 में विश्व की आबादी कितनी थी? देखिए साथियों, कितना बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। इंडिया की आबादी नहीं पूछ रहा है, यूपी की नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है 1950 में विश्व की आबादी कितनी थी। विश्व की आबादी, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एक पेपर में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, और इसको बढ़िया से देखते हैं। विश्व की आबादी की बात करें तो ऑप्शन दिए गए 2 अरब, 2.55 अरब, 4 अरब, 5 अरब, अर्थात इसमें आंसर होगा 2.55 अरब। आंसर है 2.55 अरब, यानी कि इतनी जनसंख्या थी 1950 में पूरे विश्व की। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं 2010 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 2010 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है साथियों, ये पूछा तो 2010 में आकलन किया, इंटरनेशनल कमेटी ने इसका आकलन किया, तो उसमें जनसंख्या देखने को मिली 7 अरब। 2010 में जनसंख्या थी विश्व की 7 अरब। और भी 1-2 साल पहले 2022 में एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 2022 तक, सितंबर 2022 तक दुनिया की जो आबादी थी वो 8 अरब हो गई। 2022 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? लगभग 8 अरब। और इसी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि आगे आने वाले समय में 2050 में विश्व की आबादी साथियों हो जाएगी 9.7 अरब। 9.7 अरब 2050 में आबादी हो जाएगी। साथियों, आबादी की बात करें तो आपको पता होगा अपने यहाँ जनगणना नहीं हो पाई अभी 2011, तो 2011 के ही आंकड़े पूछ लेते हैं कभी कभी। और अपने यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, 140 करोड़ समथिंग, वही 1.4 अरब के होगी। और अभी कुछ ये कोरोना रहा, इस वजह से जनगणना नहीं हो पाई, तो आंकड़े जो हमें पढ़ने पड़ते हैं 2011 के ही पढ़ने पड़ते हैं। और जनगणना वगैरह जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनगणना यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं, इसलिए यूपी और भारत की नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, 2050 में पूछे तो इतनी बता देंगे, 10 में पूछे 10 इसलिए बता दिया साथियों, बाई चांस क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि 11 की जनगणना हुई थी, उससे जस्ट पहले ही ये डाटा आया था कि बताएं विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 22 में 8 अरब है, 50 तक पहले से क्लियर कर दिया गया है कि इतनी समथिंग हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिला था एग्जाम में कि बताएं विश्व की आबादी 2 अरब कब थी। रिलेट कर लेता है, कभी सन से पूछता है, कभी सन से रिलेट करके जनसंख्या से पूछता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताएं 2 अरब जनसंख्या विश्व की कब थी। तो साथियों 2 अरब जनसंख्या ये थी 1930 में। 1930 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी। एक क्वेश्चन और यहां से जनसंख्या से पूछा गया साथियों कि 1 ईस्वी में, 1 ईस्वी की बात करें वही ईसा मसीह के जन्म के बाद, 1 ईस्वी में जहां से हमारी ये शताब्दी ये स्टार्ट होती है ईसा पूर्व के बाद से, यानी 1 ईस्वी में विश्व की आबादी कितनी थी। देखो वैसे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये हम वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए या आने की संभावना है, नहीं तो वो किसी भी सन की पूछ सकता है। अगर पेपर थोड़ा टफ बना तो कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो 1 ईस्वी में दुनिया की आबादी कितनी थी साथियों? 0.2 अरब। 0.2 अरब थी पूरी दुनिया की आबादी 1 ईस्वी में। तो साथियों ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आप एक बार देख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। ठीक है साथियों, विश्व की जनसंख्या की बात हुई है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, देखेंगे त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया विशु, लोसांग, हॉर्नबिल, ओणम।
तो साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ त्योहारों का त्योहार, काफ़ी बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में इस टाइप से क्वेश्चन त्योहारों से भी पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होंगे त्योहारों से रिलेटेड, डिस्कस करते हैं। त्योहारों का त्योहार कहते हैं हम साथियों, ऑप्शन बिशु, लोसांग, हॉर्नबिल और ओणम दिया गया है। आंसर इसका होगा हॉर्नबिल। हॉर्नबिल आपको तो पता होगा साथियों, ये कहाँ का त्योहार है? ये नागालैंड का त्योहार है। कहाँ का है साथियों? नागालैंड का त्योहार है। नागालैंड का ये त्योहार है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की अगर हम बात करें साथियों, तो ये किस महीने में मनाया जाता है ऐसे भी पूछ सकता है रिलेट करके। तो 1 से 10 दिसंबर, 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल त्योहार मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं साथियों? नागालैंड में। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन सा त्योहार 10 दिवसीय त्योहार है? तो 10 दिवसीय त्योहार साथियों यही है हॉर्नबिल, जो नागालैंड में मनाते हैं। 1 से 10 दिसंबर के बीच चलता है। ऑप्शन में दिए गए हैं बिशु। जैसे बिशु की अगर हम बात करें, ये किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो साथियों बिशु त्योहार जो है ये मनाया जाता है केरल में। केरल में। और केरल में मनाया जाने वाला ये जो त्योहार है, इस त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। केरल में इस त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। नव वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं केरलवासी। अच्छा, जैसे नव वर्ष के रूप में अपने उत्तर भारत में भी मनाया जाता है त्योहार, और वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे लोसांग, लोसांग को भी हम नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। कहाँ के लोग? तो सिक्किम के लोग। सिक्किम के जो लोग हैं वो क्या करते हैं साथियों, इसको नव वर्ष के रूप में, नव वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। नव वर्ष के रूप में लोसांग को मनाते हैं सिक्किम वासी। हॉर्नबिल ये 1 से 10 दिसंबर के बीच चलने वाला त्योहार है नागालैंड में। साथियों ओणम की बात करें, ओणम जो त्योहार है ये केरल में मनाया जाता है। केरल में नव वर्ष के रूप में नहीं मनाते, केरल में मनाते हैं बिशु को नव वर्ष के रूप में। लेकिन केरल में ये त्योहार जो मनाया जाता है ओणम, इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन है मकर बिलक्कू। मकर बिलक्कू एक प्रतियोगिता होती है। मकर बिलक्कू प्रतियोगिता कहाँ होती है या किस त्योहार पर होती है या इसमें क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान देंगे। इन केरल में मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, केरल में मकर बिलक्कू नाम से एक प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता होती है। ये किस त्योहार पर होती है? तो ये ओणम के त्योहार पे होती है। इस मकर बिलक्कू प्रतियोगिता में बोट रेस होती है। बोट रेस बोले तो साउथ इंडिया में आपने देखा होगा केरल में नौका दौड़ होती है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताओ नौका दौड़, नौका दौड़ को ही कहते हैं वहां पर क्या? मकर बिलक्कू प्रतियोगिता। और नौका दौड़ किस त्योहार के दौरान होती है? तो ओणम के दौरान होती है। नौका दौड़ की बात हुई तो आपसे एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। जिसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ ये कहाँ होती है और कब होती है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है भैंसा दौड़ कहाँ होती है और कब होती है। तो भैंसा दौड़ की बात करें तो ये साथियों कंबाला त्योहार, भैंसा दौड़ होती है, इधर लिखे दे रहे हैं। ये कंबाला त्योहार, कंबाला, कंबाला त्योहार, कंबाला त्योहार के उपलक्ष्य में एक दौड़ होती है भैंसा दौड़, जो कहाँ होती है साथियों? ये होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में साथियों आपको पता होगा, शायद आपने एक मूवी देखी होगी काफ़ी समय पहले, 1-2 साल पहले आई थी, एक कांतारा नाम से मूवी, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी। उस मूवी में हमको ये दौड़ दिखाई गई थी। ऋषभ शेट्टी की मूवी है, आपने देखी होगी शायद। तो उसमें देखेंगे इस भैंसा दौड़ को दिखाया गया था कंबाला त्योहार के दौरान। उसमें जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ये प्रतियोगिता करते हैं। कर्नाटक का मुख्य रूप से त्योहार ये है कंबाला। नेक्स्ट इसमें एक और दौड़ देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे बैल दौड़, बैल दौड़, बैल दौड़, या आपने नाम सुना होगा एक जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो काफ़ी अभी विवादित में रहा, सांडों की लड़ाई, उसको हम जल्लीकट्टू कहते हैं। और इसी दौरान भाई जल्लीकट्टू में ही बैल दौड़ कराई जाती है। इनकी जो बैल होते हैं उनकी प्रतियोगिता कराई जाती है। इन्हीं बैल दौड़ पूछा जाए तो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू
जल्लीकट्टू त्योहार के दौरान एक दौड़ कराई जाती है, बैल दौड़। अगर आपसे पूछे ये कहाँ कराई जाती है, तो ये कराई जाती है साथियों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कराई जाती है। तो साथियों अगर आपसे दौड़ पूछ रहा है, नौका दौड़ पूछ रहा है, भैंसा दौड़ पूछ रहा है, बैल दौड़ पूछ रहा है, तो हम बता देंगे किस किस त्योहार पर, कब और कहाँ पर ये दौड़ कराई जाती। नौका दौड़ से क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ सर्प के आकार की नौका दौड़ कहाँ होती है, तो यही साथियों मकर बिलक्कू वाले त्योहार के दौरान केरल में ही होती है, बता देंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है? देखो साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए आपके सिग्मो, रंगोली, गुड़ी पाड़वा और कालिंजर उत्सव। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखो साथियों थोड़ा घुमाया गया, बसंत ऋतु पूछ दिया। या पूछता है ऐसे कि कौन सा क्वेश्चन किस स्टेट में मनाया, तो सीधा सीधा हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है सिग्मो। सिग्मो ये तो पता होगा, सिग्मो कहाँ मनाते हैं, तो सिग्मो त्यौहार कहाँ का है साथियों, तो गोवा का त्यौहार है, गोवा में मनाया जाता है, बसंत ऋतु के आसपास मौसम में मनाया जाता है। और अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकते किस हिंदी महीने में मनाया जाता है, तो हिंदी महीने की अगर हम बात करें तो साथियों एक माह है फाल्गुन, फाल्गुन माह, फाल्गुन माह के स्टार्ट में ये त्यौहार मनाया जाता है गोवा में, जो वहाँ पर बसंत ऋतु के रूप में लोग मनाते हैं। फाल्गुन माह की बात करें तो ये वही माह है जिसमें होली मनाते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं बताओ होली हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाते हैं, तो फाल्गुन माह में ही क्या मनाते हैं भाई, होली मनाते हैं, होली मनाई जाती है। ठीक है, बात करें ऑप्शन की साथियों, तो रंगोली आपको पता है कहाँ का भाई, रंगोली महाराष्ट्र। गुड़ी पाड़वा ये नव वर्ष के रूप में महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। गुड़ी पाड़वा को नव वर्ष के रूप में, नव वर्ष के रूप में महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। जैसे अभी नहीं बताया था लोसांग सिक्किम, तो उसी रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हाथी दौड़, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है आपको, कहीं कहीं पूछ सकता है हाथी दौड़ और एक पूछा गया हाथी उत्सव, हाथी दौड़ एक पूछा गया हाथी उत्सव। तो साथियों देखते हैं ऑप्शन, इसमें पूछा गया हाथी दौड़। ऑप्शन है लखनऊ, त्रिचूर, ये सर त्रिचूर है, जयपुर, एर्नाकुलम। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि हाथी दौड़ कहाँ होती है, किस शहर में आयोजित कराया जाता है इस प्रतियोगिता को। तो हाथी दौड़ साथियों त्रिचूर में ही कराया जाता है, त्रिचूर केरल, त्रिचूर कहाँ, केरल में इस दौड़ को पूरा कराया जाता है, हाथी दौड़ को। अगर आपसे ऐसे पूछ दे हाथी दौड़ ना, अगर आपसे ऐसे पूछ सकता हाथी उत्सव कहाँ मनाते हैं, उत्सव, उत्सव हाथी उत्सव की बात करें अगर हम आपसे, तो हाथी उत्सव साथियों कहाँ मनाया जाता है, तो ये जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई, जयपुर में। हाथी उत्सव और हाथी दौड़ थोड़ा अंतर है, इतने में ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, तो ध्यान देना, दौड़ का आंसर त्रिचूर होगा और हाथी उत्सव पूछे तो जयपुर। हाथी की बात हुई है तो आपको मालूम हाथी हमारा क्या है, विरासत पशु है साथियों, विरासत पशु। अगर आपसे पूछे भारत का विरासत पशु किसे कहते हैं, तो हाथी। अगर हाथी की बात करो तो इसको विरासत पशु कब घोषित किया गया भाई, तो इसको विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। 2010 में हाथी को विरासत पशु के रूप में अपने यहाँ शामिल किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये बिहार से क्वेश्चन है और बिहार की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, बिहार से जैसे काफ़ी वहाँ की भाषा भोजपुरी है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मनमोहित करती है। और ये ऐसी भाषा है साथियों जो विदेशों में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। विदेशों में अपने यहाँ की अगर कोई भाषा तो ये भोजपुरी है साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, प्रेम बिहारी, भिखारी ठाकुर, भिखारी दास ठाकुर। ठीक है साथियों, भिखारी दास ठाकुर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा साथियों, तो यही आंसर है भिखारी दास ठाकुर। भिखारी दास ठाकुर को हम भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर इन्हें कहते हैं। ये वही भिखारी दास ठाकुर हैं जिन्होंने भाई बिहार में एक लोक नृत्य है, आपने सुना होगा लौंडा डांस,
लौंडा नाच, ऐसे उनकी भोजपुरी भाषा में एक है क्वेश्चन। ये आपसे पूछा जाए ये किसने भाई स्टार्ट कराया, तो भिखारी दास ठाकुर ने ही लौंडा दास की शुरुआत की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए इस टाइप से तो बता देंगे। एक और शैली है बिहार की, आपने सुना होगा विदेशिया शैली। एक शैली है विदेशिया, आपसे पूछ सकता विदेशिया कहाँ की नृत्य शैली है, तो क्या बताएंगे, बिहार की है। तो विदेशिया नृत्य शैली का अगर आपसे पूछा जाए आविष्कार या खोज, या बोल सकते हैं विदेशिया नृत्य शैली कौन लाया, तो आंसर रहेगा आपका भिखारी दास ठाकुर। तो इन्होंने भोजपुरी भाषा के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए इनको भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है साथियों, भिखारी दास ठाकुर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए साथियों, यहाँ से भाषा से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी विश्व से भी पूछता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो अपने को पता है भाई मंदारिन चीनी। ठीक है, अपने इंडिया में पूछ सकता है कि बताओ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको पता है हम लोग हिंदी बोलते हैं। कई राजभाषी क्षेत्र ऐसे हैं जो अन्य भाषाएं उनकी राजभाषा भी अलग है। ठीक है, लेकिन अगर कई जगह हिंदी बोली जाती है अपने भारत में, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली। इसमें पूछा गया दूसरी सबसे ज़्यादा, दूसरी सबसे अधिक। पहली तो अपने को पता है भाई, पहले अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज़्यादा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है भाई, हिंदी। हिंदी की बात करें तो कितने परसेंट लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, तो भारत में 43.6% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। यानी कि अपना जो देश है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, अपना हिंदी भाषी देश है, यहाँ पर अधिक जनसंख्या है वो हिंदी बोलती है, लगभग 43.6% 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है साथियों, ये तो होगी पहली सबसे ज़्यादा। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में सेकंड, सेकंड कौन सा है, कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो सेकंड दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है साथियों बंगाली। बंगाली बोली जाती है दूसरी सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है बंगाली। कितने परसेंट, लगभग वही 8% समथिंग, 8% प्लस ये बोली जाती है बंगाली। तीसरी की बात करें हम, थर्ड, तो थर्ड बोली जाती है अपने यहाँ मराठी। फोर्थ पूछे, कभी कभी क्रम पूछ सकता है इस टाइप से, तो लिख लेंगे कोई नहीं। तो फोर्थ जो है हमारी तेलुगु, तेलुगु भाषा जो है वो चौथे नंबर पे आती है, जिसको बोलने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। पांचवी की बात करें तो पांचवी है तमिल। तमिल भी, तमिल भाषी क्षेत्र भी अपने भारत में काफ़ी है साउथ में। तो ये 5 भाषाएं, कभी कभी इनका क्रम दे देता है, आगे पीछे करके पूछ देता है, सही क्रम बताएं। तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इधर से पूछे गए हैं कि बताओ अपने भारत में उर्दू कितने परसेंट लोग बोलते हैं। उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू, उर्दू कितने परसेंट लोग बोलते हैं अपने यहाँ, तो उर्दू साथियों लगभग 1.5% लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू की बात हुई तो साथियों एक पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत, तो संस्कृत साथियों अपने यहाँ लगभग 25,000 लोग बोलते हैं, परसेंट में नहीं है, 25,000 लोग जो हैं वो संस्कृत बोलते हैं भारत में 2011 जनगणना के अनुसार। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे का त्योहार क्यों मनाते हैं। गुड फ्राइडे आपने देखा होगा साथियों, गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये क्यों मनाते हैं, मतलब इस दिन क्या घटना हुई थी, देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, या ईसा मसीह को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है साथियों, तो आपने सुने होंगे त्योहार, तो सुने होंगे, जो लोग ईसाई धर्म से आते हैं वो मनाते भी हैं। तो गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए गुड फ्राइडे मनाते हैं ईसाई धर्म के लोग। इन्हें सूली पर चढ़ाया गया,
गुड फ्राइडे यानी फ्राइडे वाले दिन, इसलिए इसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। इसके तीसरे दिन अर्थात संडे को एक त्यौहार मनाते हैं, आपने सुना होगा ईस्टर संडे। ईस्टर संडे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ईस्टर संडे नाम से कौन लोग त्यौहार मनाते हैं, किस धर्म के लोग? तो क्या बताएं, ईस्टर संडे त्यौहार भी मनाते हैं ईसाई धर्म के ही लोग। लेकिन इसको क्यों मनाते हैं? तीसरे दिन क्या हुआ था ईसा मसीह के साथ? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसके तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। कहा जाता है, ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने के तीसरे दिन बाद वो पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए ईस्टर संडे मनाते हैं उनके पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए में दिया गया ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हाँ, जन्म वाले दिन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? आप लोग भी मनाते होंगे, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे मनाते हैं साथियों। किस दिन? तो ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम ईसा मसीह की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे अपना धर्म हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में जैसे अपने लोग किसी को सम्मान देते हैं, राम राम करते हैं, या अन्य कोई भी ओपनिंग देते हैं किसी का सम्मान करने के लिए, वैसे ही ये लोग ईसाई धर्म के लोग होते हैं, ये आललविया करके सम्मान करते हैं। आप अगर चर्च वगैरह गए होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। क्वेश्चन ठीक है साथियों, इतने ही क्वेश्चन थे। ये सीरीज है आपकी स्टैटिक्स जीके की है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। आगे की क्लास में जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, और आगे किस टाइप से आप क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे की सीरीज आपको नेक्स्ट प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।